जौर से बाज आए पर बाज आए क्या। जौर से बाज आए पर बाज आए क्या। कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। तो ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 46 है। इसके अंदर शेरों के अंदर गालिब साहब ने कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, पर उनका एज ऑलवेज पर्पज़ ये नहीं है कि उनके जवाब दिए जाएं। दे आर मोर लाइक स्टेटमेंट्स। इस गज़ल के अंदर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, बट हमने देखा है कि जो गालिब साहब की आसान दिखने वाली गज़लें और शेर होते हैं उनके भी कई पहलू होते हैं, तो उनको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि इस गज़ल के अंदर दो शेर ऐसे हैं जो गालिब साहब ने कई बार अपने ख़तों में कोट किए हैं। तो इट्स पॉसिबल दैट फॉर सर्टन लाइफ सिचुएशंस जो वो जो शेर थे दे वर एट द टॉप ऑफ मिर्ज़ा गालिब्स माइंड, विच ऑल्सो मेक्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गज़ल। तो आइए इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर है कि जौर से बाज आए पर बाज आए क्या। जौर से बाज आए पर बाज आए क्या। कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां। हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ। लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ। जब न हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। हो लिए क्यों नामा बर के साथ साथ। हो लिए क्यों नामा बर के साथ साथ। या रब अपने ख़त को हम पहुँचाएं क्या। मौज खूं सर से गुज़र ही क्यों न जाए। मौज खूं सर से गुज़र ही क्यों न जाए। आस्ताने यार से उठ जाएं क्या। उम्र भर देखा कि ये मरने की राह। उम्र भर देखा कि ये मरने की राह। मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो पहला शेर देखते हैं कि जौर से बाज आए पर बाज आए क्या। कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। तो जौहर का मतलब होता है इनजस्टिस, ऑप्रेशन, टिरनी। इस केस के अंदर जो खूबसूरत महबूब जो अपने आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ढाता है उसको जौहर कहेंगे। तो ये तो एक कॉमन थीम है कि खूबसूरत महबूब जो होते हैं वो अपने आशिकों पर बड़े शौक़ से, बड़े चाव से जुल्म सितम ढाते हैं। वो जुल्म सितम अक्सर इमोशनल होते हैं, जैसे कि वो उनको अटेंशन नहीं देंगे, वो उनको प्यार नहीं देंगे, वो उनको इग्नोर करेंगे। दे विल शो इंडिफरेंस या दे विल नॉट रिवील देयर फेस टू द लवर। ये सारे जो हैं वो आशिकों के ऊपर जुल्म सितम होते हैं। तो इस शेर के अंदर उन्हीं जुल्मों की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ओवरऑल इसका मैसेज ये है कि जो महबूब है वो आशिक के ऊपर जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रहा है, और अगर वो किसी वजह से रुक भी जाता है किसी एक टाइप का जुल्म ढाने से, तो वो कोई और नया ढंग ढूंढ लेता है आशिक के ऊपर जुल्म ढाने का। या तो उसकी जो जुल्म ना ढाने की अदा है उसके अंदर भी जुल्म छुपे होते हैं। या तो इफ़ेक्टिवली ये है कि जो जुल्म सितम है वो आशिक के ऊपर जारी रहते हैं। या तो इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। वो कहते हैं कि जौर से बाज आए, तो कहने का मतलब ये है कि जो महबूब है वो जुल्म सितम ढाने से बाज आ गया, राइट। लेकिन उसके सेकंड पार्ट ऑफ दिस लाइन नेगेट्स इट, पर बाज आए क्या। तो कहते हैं कि वो कैसे बाज आए उससे, राइट। उसके तो नेचर के अंदर ही है जुल्म सितम ढाना। तो वो बाज आने कह तो रहा है कि वो बाज आ गया, लेकिन वो कैसे बाज आ सकता है, उसके तो टेम्परामेंट नेचर के अंदर ही है जुल्म ढाना। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या, राइट। तो इस लाइन के दो तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि अब टेक्निकली तो महबूब जो है वो कह रहा है कि हमने जुल्म नहीं ढाए, लेकिन वो साथ में उसने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने अपने आशिकों को अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया। एंड दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ टिरनी ऑन द बिलवेड। या अब वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही, या वो चेहरा इसलिए नहीं दिखा रही हो सकती कि अगर उसने वाकई जुल्म करना बंद कर दिए हैं तो अब उसको अपनी पुराने जुल्मों के ऊपर शर्मिंदगी है, राइट। तो ये तो एक कॉमन फॉर्म है ऑफ स्पीच कि अगर आप शर्मिंदा हैं तो आप अपनी शक्ल लोगों को दिखाने से डरते हैं। तो इस केस के अंदर जो महबूब है वो अपने पुराने जुल्मों सितम पे शर्मिंदा है, इस वजह से वो आशिक को अपना दिल नहीं दिखा रहा। और लेकिन
महबूब का मुंह ना देख पाना आशिक के लिए एक और जुल्म है। या तो इफ़ेक्टिवली उसने एक जुल्म सितम की अदा रोकी और दूसरी जुल्म सितम की अदा चालू कर दी। आशिक जो है वो बेचारा फिर भी जुल्म सितम के नीचे ही सफ़र करता रहा। या और दूसरा रीज़न ये हो सकता है पोटेंशली कि उसने महबूब जो है उसने कभी जुल्म सितम ढाना छोड़ा ही नहीं है। तो वो जैसे वो पहले मिर्ज़ा गालिब साहब को अपना या आशिकों को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, वो अभी भी अपना चेहरा जो है उनको नहीं दिखा रही। और दिस इज़ लाइक ए कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड ऑफ टिरनी ऑन द लवर्स। तो इसके ये 2-3 एक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इफ़ेक्टिवली जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो महबूब है वो नए नए ढंग ढूंढ लेता है जुल्म सितम ढाने के। अगर वो क्लेम करता है कि मैंने जुल्म बंद कर दिए हैं, तो उसकी इस जुल्म बंद करने की अदा के अंदर भी कोई नए जुल्म सितम जो है वो निकल के आ जाते हैं। और जो बेचारे आशिक होते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर वही जुल्म सहना जो है उनकी किस्मत में लिखा होता है। या तो ये आई थिंक आप देखें कि ये छोटा सा सीमिंगली ईजी शेर, इसके अंदर कितने सारे रंग हैं। तो कहते हैं जौहर से बाज आए पर बाज आए क्या, कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। तो अगला शेर देखें कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो कह रहे हैं कि जो 7 आसमान जो हैं 7 हेवन्स, वो रात दिन गर्दिश कर रहे हैं। दे आर इन रेवोल्यूशन डे एंड नाइट। तो जो आसमान होते हैं उनको अक्सर आपकी किस्मत, आपके फेट के साथ एसोशिएट किया जाता है। तो इस केस के अंदर आसमानों का, और ना सिर्फ एक आसमान का, 7 आसमानों का गर्दिश होने का पॉइंट ये है कि दे आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन योर वर्ल्डली अफेयर्स, दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट योर डेस्टिनी। तो आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ ख़राब बात जो है वो होने वाली है। इट्स एन ऑमिनस साइन दैट द हेवन्स आर इन रेवोल्यूशन डे एंड नाइट। तो कहते हैं रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, राइट, कुछ ना कुछ ख़राब होगा अब यहाँ पे। और लेकिन फिर वो कहते हैं घबराएं क्या। तो वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये तो हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत ही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमारी लाइफ में होगी, यही तो ज़िंदगी हमने जी है, तो अब घबराने से क्या फ़ायदा। सो देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ लाइक फेटलिज्म इन दिस, होपलेसनेस इन दिस, कि आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई जो है ख़राब चीज़ जो है वो होती रहती है, राइट। तो अब फिर साइंस दिखाई दे रहे हैं, 7 आसमान गर्दिश में हैं, तो कुछ ना कुछ जो है some sort of calamity is gonna fall upon us, but अब घबराएं क्या, right? I'm used to this. I have suffered enough shocks throughout my entire life that I have given up hope now, right? So what is the point of me worrying about this? अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, यही हमारी किस्मत है। तो ये आई थिंक इसका ओवरऑल मीनिंग तो यही है कि he is expecting some negative event to happen in his life, but he's trying to convince himself that what's the point of worrying, what's gonna happen is gonna happen, and he is also used to these kind of negative events in his life, so he is not bothered much by them. Yeah. तो मैंने कहा था कि इस गज़ल के अंदर 2 शेर ऐसे हैं जो गालिब साहब ने अपने लेटर्स में कोट किए हैं। ये एक शेर उनमें से है। तो 1854 में उन्होंने किसी को लेटर लिखा था जिसके अंदर वो दिल्ली में कोई बीमारी फैल रही थी जिसका जिक्र कर रहे थे। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस शेर को यूज़ किया है, एज यू कैन से सी इट फिट्स। और 1859 में वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी बीमार कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे थे, कुछ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो भी उन्होंने इस शेर को यूज़ किया है, वहाँ पे कोट किया है। तो दैट मेक्स दिस शेर इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो इसको फिर से पढ़ देते हैं कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या, कि अब घबराएं क्या, कोई ना कोई मुसीबत हमारे सामने आने वाली है। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। तो दिस शेर इज़ प्योर वर्ड प्ले। तो जो लफ्ज़ इसके अंदर यूज़ किए हैं लाग और लगाओ, वो सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। तो लाग और लगाओ दोनों का मतलब ये है, हो सकता है प्यार या अफेक्शन,
लेकिन लाग का मतलब दुश्मनी भी हो सकता है, विच इज़ मोस्ट लाइकली द सिनेरियो इन दिस केस। तो लाग का मतलब है दुश्मनी, लगाव का मतलब है अफेक्शन। तो पहली लाइन में वो कह रहे हैं लाग हो तो उसको हम समझें लगाव, कि महबूब जो है वो अगर हमसे दुश्मनी भी करे तो हम उसको भी प्यार कंसिडर करेंगे, हम उसको भी समझेंगे कि वो हमसे प्यार कर रहा है, हमारी तरफ अफेक्शन दिखा रहा है। तो महबूब की दुश्मनी को भी हम अक्सर आंखों पे रखेंगे, हम उसको प्यार समझेंगे। लेकिन जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या, राइट। तो इस केस के अंदर ही हैज़ बिन डिसइल्यूजन्ड। अब उसके अंदर उनके और महबूब के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, दुश्मनी भी नहीं रही, लाग भी नहीं रही और लगाव भी नहीं रहा। तो कहते हैं अब जब कुछ है ही नहीं तो हम किस बात का धोखा खाएं, अपने आप को क्यों हम धोखे में रखें कि हमारे बीच में कुछ रिलेशनशिप है, क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं रहा। या ये हमने पहले भी बात की है, दूसरे शेरों में भी देखा है कि जो आशिक होते हैं अगर प्यार नहीं मिलता तो उनको महबूब की दुश्मनी भी मंजूर है, जुल्म सितम भी मंजूर है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ए रिलेशनशिप स्टिल बिटवीन दैम। और अगर टोटल इंडिफरेंस हो गया, जो कि यहाँ पे सिचुएशन है, दैट इज़ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस। तो अब इसके अंदर कहते हैं व्हाट इज़ देयर टू बी डिसीव्ड अबाउट, मैं किस बात का धोखा खाऊं, हमारे बीच में तो कुछ रहा ही नहीं। लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। तो अगला शेर देखें कि हो लिए क्यों नाम अबर के साथ साथ, हो लिए क्यों नाम अबर के साथ साथ, यार अब अपने ख़त को हम पहुँचाएँ क्या। तो दिस इज़ अ वेरी विटी अम्यूजिंग काइंड ऑफ शेर। तो नाम अबर का मतलब होता है मैसेंजर, जो आपके ख़त या मैसेजेस लेके जाता है दूसरे लोगों के पास। इस केस के अंदर गालिब साहब ने अपने महबूब के लिए एक ख़त लिखा है और उन्होंने वो नाम अबर को दिया है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि नाम अबर महबूब के पास लेके जाएगा, महबूब उसको पढ़ेगा, फिर उसके बाद जवाब लिखेगा जो कि नाम अबर वापस लेके आएगा। पर हुआ क्या है कि गालिब साहब इस तरह के भोले आशिक हैं और उनके अंदर ही इज़ सो ईगर टू गेट ए रिप्लाई कि वो मैसेंजर के साथ साथ ही महबूब के घर की तरफ चल पड़े हैं। सो दिस इज़ लाइक, इसके अंदर एक सेल्फ डेप्रिकेशन का एंगल भी है, राइट। वो अपनी एब्सेंट माइंडेडनेस और वो बेसिकली कि वो इतने मतलब उनका दिमाग जो है वो महबूब के प्यार में, उससे जवाब पाने की ख्वाहिश में इतना खो गया है कि उनको ये ख्याल ही भूल गया कि वो साथ साथ नामा बर के मैसेंजर के साथ साथ चलते चलते खुद ही महबूब के घर तक पहुंच गए, राइट। तो फिर नामा बर की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे, या तो इसलिए वो कहते हैं कि हो लिए क्यों नामा बर के साथ साथ, यार अब अपने ख़त को हम पहुँचाएँ क्या, कि अब हम खुद ही अपने ख़त को पहुँचा देंगे क्या, राइट। तो ये जो आशिक लोग होते हैं उनकी एब्सेंट माइंडेडनेस, किस तरह वो प्यार में खो जाते हैं, महबूब की याद में खो जाते हैं और उनको दुनिया की आगे पीछे की किसी चीज़ की होश नहीं रहती, उस सिचुएशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि लैला मजनू के किस्से में भी ऐसा एक एपिसोड है जहाँ पे कोई ऊँट पे सवार कोई आदमी मजनू को मिल जाता है और वो आदमी जो है वो लैला के शहर की तरफ जा रहा होता है। मजनू साहब उसको बोलना शुरू करते हैं कि लैला दिखेगी तो उसको ये बोलना, उसको ये बोलना। इस प्रोसेस में वो भूल जाते हैं कि वो खुद ही उस ऊँट वाले आदमी के साथ चलते चलते लैला के शहर तक खुद ही पहुंच गए हैं, या सो इट जस्ट डिस्क्राइब द एब्सेंट माइंडेडनेस, लिटिल बिट ऑफ सिलीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द बिलवड, ऑन द पार्ट ऑफ द लवर, कि वो अपने माशूक के ख्याल में, उसके प्यार में इतना खोया है कि उसको दुनिया में आगे पीछे वो क्या गलतियाँ कर रहा है उन किसी भी चीज़ का होश उसको नहीं रहता। तो हो लिए क्यों नाम अबर के साथ साथ, यार अब अपने ख़त को हम पहुँचाएँ क्या। अच्छा, तो अगला शेर देखें, ये वो दूसरा शेर है जिस वो गालिब साहब ने कोट किया है। नहीं, ये शेर वो नहीं है, वो अगला शेर है। एनीवेज इसको पढ़ते हैं कि मौज खूँ सर से गुज़र ही क्यों ना जाए, मौज खूँ सर से गुज़र ही क्यों ना जाए, आस्तान यार से उठ जाएं क्या। तो आस्तान यार, अगर जो उनके महबूब के दरवाज़े के बाहर जो पत्थर रखा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है जिसके ऊपर कदम रख के लोग उनके घर की तरफ आते हैं, उसको आस्तान यार बोलेंगे। इफ़ेक्टिवली आप सोच लें कि महबूब का दरवाज़ा। तो वो गालिब साहब जो है वो महबूब के दरवाज़े पे आके उन्होंने वहाँ पे डेरा डाल लिया है, वो वहाँ पे बैठ गए हैं। वो उनके लिए सबसे दुनिया की सबसे शानदार जगह, सबसे पायस जगह उनके लिए, आशिकों के लिए महबूब का दरवाज़ा ही है। अब वो वहाँ पे आके बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि चाहे मौजे खून की मौज, लाइक ए वेव ऑफ ब्लड, यहाँ पे आके मेरे सर के ऊपर से क्यों ना गुजर जाए,
राइट। मैं खून के अंदर डूब ही क्यों ना जाऊं, मैं आस्ताने यार से उठने वाला नहीं हूँ। मौजे खून से मुराद ये है कि सम सॉर्ट ऑफ इंटेंस पेन एंड सफरिंग, राइट। तो कहते हैं कि दुनिया के कोई भी ट्रबल्स, कोई भी पेन एंड सफरिंग, दुख दर्द मुसीबतें कोई भी मेरे सामने इस समय आ जाएं, मुझे मेरे महबूब के दरवाजे से अब वो उठा नहीं सकती है। मैं यहीं पे जीऊँगा, यहीं पे मरूँगा, यही मेरा, दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन। मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। नो मैटर वट कम्स माई वे, नो मैटर वट ट्रबल्स कम माई वे। तो मौज खूँ सर से गुज़र ही क्यों न जाए, आस्ताने यार से उठ जाएं क्या। अच्छा, तो ये अब अगला शेर वो है जो गालिब साहब ने अपने लेटर्स में काफ़ी कोट किया है, और जब आप इसको सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। तो वो कहते हैं, उम्र भर देखा किए मरने की राह, उम्र भर देखा किए मरने की राह, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। ये तो कह रहे हैं कि मैंने सारी उम्र मरने की राह देखी है, मौत की राह देखी है। ज़िंदगी इतनी ख़राब गुजरी है, ज़िंदगी में इतने दुख मुसीबतें मेरे को सहनी पड़े कि मेरे दिल के अंदर ये उम्मीद थी कि मौत जो है वो शायद ज़िंदगी से बेटर होगी, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी जो है मौत की राह देखता रहा हूँ। लेकिन अब मौत आ गई, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या, एंड नाउ आई हैव नथिंग टू शो फॉर। या तो कहने का मतलब ये है कि मौत के बाद उनको कुछ उम्मीदें थी कि शायद उनके दुख दर्द जो है वो थम जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, शायद उनका डिविनिटी के साथ सामना हो जाएगा, शायद वो खुदा के दर्शन उनको हो जाएंगे, या तो हिज लाइफ विल ओवरऑल इम्प्रूव। लेकिन मरने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। सो लाइफ वॉज डिसअपॉइंटिंग एंड डेथ प्रूव्ड टू बी इक्वली डिसअपॉइंटिंग। जो उनकी उम्मीदें थी मरने की, वो मरने की उम्मीद तो पूरी हो गई, लेकिन जो मौत से उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो भी पूरी नहीं हुई। मौत ने भी उनको ज़िंदगी की तरह निराश ही किया। यही बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिर्ज़ा गालिब साहब के जो पोइटिक राइवल थे इब्राहिम ज़ौक़, उन्होंने एक शेर लिखा है जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने अप्रिशिएट किया है। और वो शेर ये है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। या कि अब तो हम ज़िंदगी से की मुसीबतों से घबरा के ये कहते हैं कि हम मर जाएं, या लेकिन मर के भी अगर आपको चैन नहीं आया तो फिर किधर जाओगे। आई थिंक वही सिमिलर थीम मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस अपने शेर के अंदर भी एक्सप्रेस किया है कि बेसिकली सारी ज़िंदगी वो मौत की राह देखते रहे। उनको लगा कि मौत जो है उनको ज़िंदगी के दुख दर्द से फ्रीडम दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौत के बाद भी वो सफ़र ही करते रहे। एंड ही हैज़ नथिंग टू शो फॉर, कि क्या दिखाएं हम कि हमने क्या अचीव किया मरकर। या उम्र भर देखा कि ये मरने की राह, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। और अब आखिरी शेर देखें कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अब इस केस के अंदर किसी ने पूछा है कि गालिब कौन है। मोस्ट लाइकली कैंडिडेट जो है वो महबूब है। तो महबूब बेसिकली गालिब साहब को कुछ नहीं समझता, वो अपने आशिकों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसने तो जुल्म सितम डाले हैं। तो इस केस के अंदर उसने गालिब साहब को पहचानने से भी इनकार कर दिया है, एक्नॉलेज करने से इनकार कर दिया है, और इफेक्टिवली वो ये पूछ रहा है कि ये कौन है ये गालिब, राइट। मैं तो जानता ही नहीं गालिब को। तो वो दुखी हैं इस बात से। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, राइट। तो अब वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई मुझे ये समझाए कि अब मैं इसको क्या बताऊं। या तो इसके दो तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि ही इज़ परहैप्स एट लॉस ऑफ वर्ड्स, या ही फील्स शॉक्ड एंड एम्बेरस्ड एट द क्वेश्चन, राइट। सो ही इज स्पीचलेस, उनके पास जवाब देने के लिए कोई राय नहीं है, राइट। वो इतने दुखी भी हो गए हैं कि देखो हमने इसको अपनी ज़िंदगी इसके ऊपर डेडिकेट कर दी, इतना इसको प्यार किया, और ये पूछ रही है कि गालिब कौन है, ये हमको पहचानने से इनकार कर रही है। तो इसका हम क्या जवाब दें, क्या बताएं उनको हम। और सारी जो उम्मीदें थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं अब, राइट। उनको कोई होप नहीं रह गई कि ये हमको कभी एक्नॉलेज करेगी या प्यार देगी जो हमारी महबूबा है। तो ही स्पीचलेस, क्या बताएं अब वो। तो यही वो रिटोरिकल क्वेश्चन है कि कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आई थिंक ये बतलाओ का वर्ड जो इन्होंने यूज़ किया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, राइट। इट हैड एडेड एन एडिशनल चार्म टू दिस शेयर। एक इसका थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ये हो सकता है कि गालिब साहब जो हैं उनको पता था कि वो बहुत बड़े शायर हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी इग्नोरेंट पर्सन आदमी ने उनसे ये पूछा हो कि भाई कौन है आप, या
पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। एंड गालिब साहब जो हैं वो नाउ ही इज़ वंडरिंग, राइट, ही नोज़ दैट ही इज़ अ ग्रेट शायर। अब वो सोच रहे हैं कि मैं इस बेवकूफ़ इंसान को कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ, राइट, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हाउ द हेक डू आई टेल हिम मिर्ज़ा गालिब एंड हाउ ग्रेट ऑफ शायर ही इज़। तो ये भी एक इसकी सिचुएशन हो सकती है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये है कि महबूब जो है उसने उनको एक्नॉलेज नहीं किया एंड नाउ ही इज़ स्पीचलेस, ही इज़ होपलेस, ही इज़ सैड एंड ही इज़ जस्ट क्वेश्चनिंग कि कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।